हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले वाले वीडियो में 1 से लेके 34 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज हम 35 तक से क्वेश्चंस को करेंगे। ये मैं 2017 के नवंबर के पेपर को सॉल्व करवा रही हूँ। इसके पहले मैंने सारे और भी पेपर सॉल्व कराए हैं, तो जिसने भी नहीं देखा वो देख लीजिएगा। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। और जल्दी मैं इकोनोमेट्रिक्स की क्लासेस, स्टैटिस्टिक की क्लासेस, माइक्रो मैक्रो सब मैं कराने वाली हूँ, तो इसको फॉलो करिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इन एन इंडस्ट्री लीड्स टू। तो अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अगर प्रेजेंट है किसी भी इंडस्ट्री में तो वो क्या लीड करता है? डिस्करेजिंग प्रोड्यूसर्स फ्रॉम एक्सपोर्ट। क्या ये डिस्करेज करता है किसी भी प्रोड्यूसर को एक्सपोर्ट करने से? तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल अगर है इंडस्ट्री में प्रेजेंट तो वो कभी डिस्करेज नहीं करेगा। गिव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है इंडस्ट्री को लार्ज कंट्री के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है कि जब प्रोडक्शन हमारा लेस कॉस्ट पे बढ़ जाए, आउटपुट ज़्यादा दे, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो अगर हमारा कम कॉस्ट पे ज़्यादा चीज़ें बन रही है तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इंडस्ट्री के लिए, लार्ज कंट्रीज़ के लिए स्पेशली। तो हमारा ऑप्शन 2 ही करेक्ट हो जाएगा। हेजिंग क्या है फॉरेन मार्केट में? तो फॉरेन मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि सेकेंडरी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें लोगों अपने पैसे लगाए होते हैं, वो बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो उस रिस्क को कवर करने के लिए जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, तो उस रिस्क को कवर करने के लिए हेजिंग का यूज़ किया जाता है। तो हेजिंग क्या है? कवरिंग अ रिस्क फ्लक्चुएशन इन अ फॉरेन एक्सचेंज रेट इन अ फ्यूचर। नेक्स्ट है हमें अरेंज करना है इनको कि कब कब क्या आया। तो कंपटीशन एक्ट कब आया? ये 2002 में आया। और ये MRTP एक्ट को हटा के आया था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी कि फेमा। तो फेमा ये 1999 में आया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। और फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में आया था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करें तो सबसे पहले डी, तो डी इसमें है और डी इसमें है, तो ये दोनों तो ऐसे ही काट दीजिए आप। डी के बाद हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी। तो डी के बाद यहाँ पे बी आ रहा है तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बी और लास्ट में ए, तो सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको अभी हमने अरेंज किया था पीछे। अब ये औद्योगिक ऋणता और ये सब हम आगे वाले उसमें करेंगे। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस, तो अगर इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो याद रखने के लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल सिकनेस यानी कोई इंडस्ट्री अगर बीमार पड़ेगी तो बीमार जब हम पड़ते हैं तो हम क्या चीज़ करते हैं? अगर हम बीमार पड़ जाएं तो हम क्या बोलते हैं? हे भगवान, हे गोस्वामी, हे गोस्वामी। भगवान को गोस्वामी भी तो कहते हैं ना। तो ओमकार, ओमकार का जाप करने लगेंगे अगर हम बीमार पड़ते हैं तो इसको इंडस्ट्रियल सिकनेस किसने दिया था? उसके चेयरपर्सन कौन थे? ओमकार गोस्वामी। थोड़ा फनी है बट आप लोगों को याद करने के लिए ज़्यादा अच्छा है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ऑटोनॉमी, तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ऑटोनॉमी किसने दी थी? ये था अर्जुन सेन गुप्ता ने। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को किसने दिया है? तो इसको हम ये दिया है आबिद हुसैन ने। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि आबिद हुसैन, इसे थोड़ा पहले तो ये चेयरपर्सन है और ऊपर से ये मुस्लिम है, बाकी यहाँ पे कोई वो नहीं है। तो बहुत कम ही ऐसे चेयरपर्सन होते हैं जो किसी एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो इनको बहुत छोटा सा इंडस्ट्री एक दे दिया गया है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसे याद कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। और ओमकार ऐसे जप रहे हैं तो वो आदमी बीमार पड़ गया है, ऐसे सिकनेस हो गया है, तो इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसने दिया है? तो वो राकेश मोहन ने दिया है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेटेज ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको वेटेज के हिसाब से अरेंज करना है, तो चलिए अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हाई वेटेज है इलेक्ट्रिसिटी का,
उसके बाद माइनिंग और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये 11 और 12 के हिसाब से पूछा गया है ना, अभी अलग है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी में 1 होती है, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा 405 प्रोडक्ट और माइनिंग में 1, यानी कि टोटल 407 प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ फाइनेंशियल असेट्स विच ऑफ फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन अ रिलेशन टू रेट ऑफ रिटर्न्स एंड यील्ड फ्रॉम इट। तो फाइनेंशियल असेट में कौन सा करेक्ट है कि रेट ऑफ रिटर्न्स और यील्ड के लिए कौन सा करेक्ट है। तो रेट ऑफ रिटर्न्स रेट्रोस्पेक्टिव वाइल यील्ड इज प्रोस्पेक्टिव। तो इस यील्ड हमारा क्या है, रेट ऑफ रिटर्न डज नॉट इंक्लूड कैपिटल गेन, तो ये तो पहले ही गलत हो जाता है। रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल गेन इंक्लूड करता है और जबकि यील्ड कैपिटल गेन इंक्लूड नहीं करता है। तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो जो सी में है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका यहाँ पे हिंदी में है, इसको पॉज करके देख लीजिएगा। When the Reserve Bank of India announce an increase in cash reserve ratio, तो कब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाने के लिए अनाउंस करता है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि कमर्शियल बैंक के पास लेस मनी हो जाएगी लैंड करने के लिए। अगर कोई भी रेट जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो हो गया या SLR हो गया या रेपो रेट हो गया, तो कोई भी रेट बढ़ता है तो उसके बढ़ने की वजह से जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास पैसे कम हो जाते हैं ताकि वो पैसे को किसी को दे सके उधार, तो लेंड करने के लिए उनके पास मनी कम हो जाती है। इस वजह से RBI जब मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है तो ये सारी रेट्स को बढ़ा देती हैं। ये बस ध्यान रखिएगा, सारी रेट बढ़ने की वजह से क्या होता है, बैंकों के पास कम पैसे होते हैं ताकि वो मार्केट में पैसा दे सके। तो बैंक अगर कम पैसे मार्केट में देंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा। तो ये एक मनी सप्लाई कंट्रोल करने का तरीका है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो गया। कोर इन्फ्लेशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एट, तो कोर इन्फ्लेशन हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो दो तरह के इन्फ्लेशन है, एक तो कोर इन्फ्लेशन और एक हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फ्यूल और फूड, ये दो चीज़ें याद रखिएगा, फ्यूल और फूड दोनों एफ से स्टार्ट होते हैं, दोनों इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं, तब हमारा कोर इन्फ्लेशन आ जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सारे इन्फ्लेशन इंक्लूड होते हैं, लेकिन अगर हम इसमें से फूड और फ्यूल के निकाल दें, क्यों हम निकालते हैं, क्योंकि फूड और फ्यूल सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है इन्फ्लेशन के लिए। तो इस वजह से अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसा इन्फ्लेशन देखना, कोर इन्फ्लेशन देखना है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस ना हुई हों, फूड और फ्यूल में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है, इसीलिए इस दो को बस निकाल देंगे हम तो हमारा कोर इन्फ्लेशन निकल जाता है। अगर इसके लिए मान लीजिए क्वेश्चन बेस्ड आ जाए तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू T.W. शुल्टज, और हाँ, कोर इन्फ्लेशन का कंसेप्ट किसने दिया था ये भी मैं बता दे रही हूँ, इसको दिया था ओटो इकटसन ने 1981 में, तो ये याद रखेगा। अब T.W. शुल्टज विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसके अकॉर्डिंग ट्रू है, तो इन्होंने क्या किया था, फार्मर इन डेवलपिंग कंट्रीज इज अनरिस्पॉन्सिव टू द गवर्नमेंट सेट एग्रीकल्चर प्राइस, तो बिल्कुल गलत है। ये ऐसा तो होता नहीं है कि फार्मर जो डेवलपिंग कंट्री के हैं वो अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्राइस सेट करती है उसके लिए अनरिस्पॉन्सिव नहीं होते, रिस्पॉन्सिव होते हैं। फार्मर डेवलपमेंट कंट्री इज़ विलिंग टू इनोवेट एंड अडॉप्ट न्यू मेथड ऑफ कल्टीवेशन, तो ये बिल्कुल सही है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के फार्मर्स चाहते हैं कि वो नए नए चीज़ें अपने कल्टीवेशन में यूज़ करें। तो सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका हिंदी में यहाँ पे दिया है, तो जो हिंदी में बच्चे हैं वो यहाँ से एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। द गवर्नमेंट लेइंग टैक्सेस ऑन पोल्यूटर्स ऑन चेंजिंग अ सरचार्ज फॉर पेस्टिसाइड यूज मीन्स, यानी कि गवर्नमेंट अगर पेस्टिसाइड यूज़ करने के लिए अगर कोई टैक्सेस लगाती है पोल्यूटर्स और या सरचार्ज यूज़ करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये कैसा एग्जाम्पल होता है,
तो उस एग्जाम्पल को बोलते हैं निगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट, और ये एक निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है। निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है। निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ उसे कहते हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए या हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है। तो कोई भी पोल्यूटर या पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ख़राब है, और जब हम इस पर टैक्स लगाते हैं तो हम एक स्पिल ओवर इफेक्ट दे रहे हैं, इसका मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एज्यूमिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, यानी कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना है, 4% है पर एनम इन इंडिया। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ रेट विथ 20% कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी। तो हमें बताना है कि क्या होगा परसेंटेज ऑफ द ग्रोथ इन जीडीपी। तो परसेंटेज ऑफ द ग्रोथ इन जीडीपी क्या होगा, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 20% है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज 20%। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इन जीडीपी ये क्या हो जाएगा, इक्वल होगा ग्रोथ रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम जो भी कंट्रीब्यूशंस है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन से। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जीडीपी क्या निकल के आएगा, ग्रोथ रेट हमें कितना दिया है 4%, अपॉन 100 करेंगे और इंटू 20। अब ये इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो जीडीपी कितना आया हमारा 4/5, और 4/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8%। तो 0.8% यहाँ पे है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका हिंदी में दिया हुआ है, अभी हमने इसको सॉल्व किया। इष्टतम जनसंख्या बिंदु पर क्या होगा, तो इष्टतम जनसंख्या बिंदु पे हमेशा प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड करेक्ट है। अब ऑप्टिमम पॉपुलेशन विल बी एट अ पॉइंट वेयर पर कैपिटा इनकम इज मैक्सिमम, अभी मैंने हिंदी में उसको बताया। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग मेड अ फॉलोइंग स्टेटमेंट, किसने ये स्टेटमेंट दिया है, द टेबल ऑफ द नेचर इज लेड फॉर द फ्यू दोज हु कम इन अनइनवाइटेड विद द स्ट्रीव। तो ये किसने दिया है, तो ये स्टेटमेंट दिया है, अक्सर ऐसे स्टेटमेंट हमारे उसमें पूछ दिए जाते हैं। तो स्ट्रीव और ये सब भूखमरी की बात ये माल्थस कहते हैं कि नेचर जो है अपना जब देखेगा कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है तो नेचर खुद ही ऐसी चीज़ें कर देगा पॉपुलेशन कम करने के लिए कि आदमी पॉपुलेशन कम हो जाए, क्योंकि वो बर्डन नहीं झेल सकता। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ लाइफ साइकिल। तो लाइफ टेबल में क्या होता है, ये शो करता है कि एज स्पेसिफिक डेथ रेट क्या है, एज स्पेसिफिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग पर्टिकुलर ईयर क्या है, लेकिन बर्थ रेट, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट को लाइफ टेबल में नहीं दिखाया जाता है। तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी पीछे वाले पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है जो मैंने कराया है, तो एक बार देख लीजिएगा उसको। ये माल्थस थे और ये विशिष्ट आयु विशिष्ट जन्म दर का आकलन किया जा सकता है। ये लाइफ सारणी में जीवन सारणी का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है, अब देखिए NFHS 4 के डेटा से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 2017 में। NFHS 4 का डेटा आया था 2021 में, ठीक है, 21 की 22 में आया था। मैंने ऑलरेडी NFHS 5 का डेटा और सबसे रीसेंट डेटा यही आया है और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। आप लोग एक बार जाके उसको देख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में, क्योंकि जब तक NFHS 6 नहीं आता है तब तक तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या है यहाँ पे हम लोग इसको मैच कर लेते हैं। बाकी मैं NFHS 5 के हिसाब से बता दे रही हूँ कि क्या है। NFHS 5 के हिसाब से टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे चला गया है हमारा। सॉरी, 2.1 को हम रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं, लेकिन हमारा जो NFHS 5 का डेटा है उसके हिसाब से टोटल फर्टिलिटी रेट 2% हो गया है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम हो गया है। IMR कितना हो गया है, 35.2 हो गया है। अंडर 5 MR कितना हो गया है, 41.9 हो गया है। और इंस्टीट्यूशनल बर्थ पहले से बढ़ गया है, 89 हो गया है। तो ये हमारा डेटा ज़्यादा रेलिवेंट है इस डेटा से जो NFHS 4 का था। बाकी इस NFHS 4 के अकॉर्डिंग जो हमारा डेटा सही है वो ऑप्शन बी के कोड में मेंशन्ड है, उसको आप लोग मैच कर लीजिएगा कि पहला का क्या है। नेक्स्ट है हमारा रैंक के हिसाब से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सेक्स रेशियो
11 के हिसाब से, रैंक के हिसाब से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे बड़ा पहले आएगा। तो सबसे बड़ा सेक्स रेशियो किस स्टेट का था? तो सबसे बड़ा सेक्स रेशियो इसमें बिहार था। तो बिहार कहीं दिया ही नहीं है, तो ये गलत है क्वेश्चन। ये इंस्टीट्यूशनल बर्थ वाला मैंने अभी पीछे बताया था आपको। नेक्स्ट चलते हैं, पॉपुलेशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर। पोल्यूशन क्या मार्केट फेलियर का एग्जाम्पल है? तो येस, मार्केट फेलियर का बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि पब्लिक गुड, एक्सटर्नलिटीज, पोल्यूशन और मोनोपोलिस्टिक। बाकी पोल्यूशन हो गया, एक्सटर्नलिटीज़ हो गया। तो अभी ये सारी मुझे याद आई तो मैंने आपको बता दिया। अब 51 का मार्केट फेलियर किस लिए है? क्योंकि मार्केट प्राइस लेस दैन इफ़िशिएंट प्राइस। जो मार्केट प्राइस है पोल्यूशन का वो इफ़िशिएंट प्राइस से भी कम है, इसलिए ये मार्केट फेलियर की कंडीशन शो कर रहा है। With for good that are unrelated in consumption efficiency required that tax rates be inversely proportional to the elasticity of demand. This is the definition of, यानी कि हमारा जो unrelated consumption है efficiency requirement करता है टैक्स रेट को, जो कि inversely proportional है elasticity of demand के। तो ये definition किसने दिया था? ये definition दिया गया है रामसे रूल के द्वारा। तो रामसे रूल के हिसाब से जो हमारा गुड्स है वो रिलेटेड इन कंजम्पशन है, इफ़िशियंसी रिक्वायर्ड है, टैक्स रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस इफ़िशिएंट डिमांड के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक सेकेंड, अगर मैं 46 क्वेश्चन कराया है कि नहीं मैंने। हाँ यस, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अगर इसका हम फिगर बनाएं तो इस तरह से बनता है ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन का। इधर ये अंडर पॉपुलेशन होता है और ये ओवर पॉपुलेशन, और ये ऑप्टिमम पॉइंट, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन। और ये हमारा बताता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का एक्सिस है और ये हमारा है पॉपुलेशन का एक्सिस। इसको सिडविक, डेल्टन, कार्स सुंदर्स ने इसको दिया है। ये मुझे अभी याद आया तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी कर लिया हम लोगों ने, ये भी कर लिया है। और ये जनगणना के हिसाब से अभी मैंने इसको पीछे कराया। अब हमारा फॉरवर्ड शिफ्ट टैक्स किसे कहते हैं? तो फॉरवर्ड शिफ्ट टैक्स अफेक्ट किसे करता है? अगर मान लीजिए हम मेरे ऊपर कोई टैक्स आया और मेरे पास कोई कंपनी है या इंडस्ट्री है, कोई कुछ भी है, और उस टैक्स को मैंने अपने कंज्यूमर पे दे दिया, तो इससे क्या होगा? इसको किसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा? तो बायर को ज़्यादा करेगा सेलर से। फॉरवर्ड शिफ्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द केस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स रेट रेस्ट ऑन। तो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल को कहते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट का मतलब होता है जैसे जो एबल होगा वो वैसे टैक्स रेट को देगा, यानी कि अगर कोई जितना कमाता है उसके हिसाब से वो टैक्स रेट देगा, बेसिकली ये कहना चाहता है। तो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के हिसाब से ये है। प्राइमरी डेफिसिट कैसे कहते हैं? तो प्राइमरी डेफिसिट जब हम फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये पहले ही में ही है तो पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अभी बायर, और वो हमने पढ़ा। और प्रगतिशील दरों के लिए भुगतान योग्यता ठीक है, एबिलिटी टू पे, और ये राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अब हमें बताना है कि क्या स्ट्रैटेजी प्लान थी। तो 11 प्लान के लिए था इंक्लूसिव ग्रोथ, ये भी ठीक है। सेकेंड 5 ईयर महालनोबिस ने दिया था हैवी इंडस्ट्री, ये भी ठीक है। थर्ड जो ग्रोथ था वो बैलेंस ग्रोथ, जिसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को बैलेंस करने की बात की गई थी, ये भी सही है। और 8th प्लान ये बेसिक नीड की नहीं बात की गई थी, ये 5th ईयर प्लान की बात है। तो यही गलत है और यही करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Who among the following economists have majorly contributed
टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी स्टडीज़ इन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। तो किसने ये एक्सप्लेन किया है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी? तो हमारा जो मेन इकोनॉमिस्ट हैं वो है GN गोल्डर, विरमानी एंड दास। एक ही से नहीं है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, अभी मैंने इसको कराया, इसको एक बार देख लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू जेंडर बजटिंग। तो जेंडर बजटिंग क्या होती है? जेंडर बजटिंग ऐसी बजटिंग होती है जिसमें एक सेपरेट हाँ यहाँ पे सॉरी, यहाँ का जो कोड है ना ये यहाँ पे है, वही तो मैं सोची कि कोड क्यों नहीं दिया है। तो जेंडर बजटिंग में क्या होता है? जेंडर बजटिंग में जेंडर एनालिसिस ऑफ द बजट किया जाता है, एक कोई सेपरेट वुमेन के लिए नहीं होता है, ये गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्ट जेंडर बजटिंग इन 2005 एंड 6, तो ये भी करेक्ट है। तो जेंडर बजटिंग में विमेन पे फोकस किया जाता है, लेकिन इसके लिए कोई अलग से बजट नहीं तैयार किया जाता है। सॉरी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट होगा। अरे सॉरी, ये सेकंड करेक्ट होगा, थर्ड नहीं, क्योंकि बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स कब आई थी? 2010 में आई थी। ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स 1997 में आई थी। कैपेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इंडेक्स ये हमारी आई थी 1996 में आई थी, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में आई थी। अगर इसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करें तो ये क्या होगा हमारा ऑप्शन? अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हमें ऑर्गेनाइजेशन बताना है जिसकी मॉनिटर करना है प्रोसेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो नीति आयोग हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे अपने डेटा भी रिलीज करता है। तो नीति आयोग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। इससे रिलेटेड मैंने नीति आयोग का जो भी डेटा रिसेंट जो भी था मैंने ऑलरेडी कराया है, तो जिसने भी नहीं देखा वो जाके देख सकता है, चैनल पे होगा मेरे। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर स्मॉल सेविंग स्कीम। तो स्मॉल सेविंग स्कीम किस लिए होती हैं? ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर है, मैंने प्रीवियस ईयर में बहुत डिटेल में बताया था जब मैं करा रही थी, शायद 14-15 में आया था ये। तो स्मॉल सेविंग स्कीम गवर्नमेंट की क्या होती है? स्पेशली पोस्ट ऑफिस में होती है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, और स्मॉल सेविंग में हमारा सुकन्या भी आएगा। लेकिन धन अकाउंट ये स्मॉल सेविंग का पार्ट नहीं है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लाया गया था। तो ये याद रखिएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये जनधन अकाउंट लाया गया था, ना कि स्मॉल सेविंग स्कीम है। विच ऑफ फॉलोइंग इज सब्जेक्ट टू प्रोवाइड 2 लाख एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस टू द पब्लिक इन एज ग्रुप 18 to 70 ईयर्स। तो ये योजना से रिलेटेड है, योजना से भी रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड मैंने वीडियोस कराया है, बाकी मैं डिटेल वीडियो भी करवाऊंगी। तो कौन सा ऐसा स्कीम है जिसमें 2 लाख का एक्सीडेंशियल डेथ कवर इंक्लूड किया जाता है, वो भी स्पेशली 18 से 70 साल के बीच के लोगों के लिए? तो वो स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अब हम जो भी 63 से 66 तक के क्वेश्चन करेंगे वो असर्शन एंड रीजन बेस्ड होंगे। अगर ए आर सही होगा, करेक्ट एक्सप्लेन होगा, तो फर्स्ट पे टिक करेंगे। ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ का दिया हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। भारत सरकार के अनुसार अभी हमने देखा जनधन अकाउंट इसका खाता नहीं है, और ये प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना था। पब्लिक यूटिलिटीज डू नॉट ऑप्ट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉलिसी। तो येस, अगर पब्लिक यानी कि सरकार कुछ करती है तो उसका कोई भी मकसद नहीं होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करती है। तो ये तो सही है हमारा। इट विल लीड टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, और जिसकी वजह से वो अंडर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी पे रह जाती है, तो ये भी सही है। लेकिन अंडर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी की वजह से वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर पाती है, तो ये गलत है। तो दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज विथ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्रिएट एन एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू गेन फ्रॉम ट्रेड। यानी कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है और उस पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, यानी कि हमें गेन हो रहा है ट्रेड पे, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, तो ये तो सही हो जाएगा। By specializing in a smaller number of industry, countries can
प्रोड्यूस मोर इन ईच इंडस्ट्री एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी देयरफॉर फॉल। तो ये भी हमारा सही है कि कोई भी स्पेशलाइजेशन अगर करता है इंडस्ट्री तो कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोड्यूस करे, कॉस्ट प्रोडक्शन का कम हो तभी वो स्पेशलाइज कर पाएगा। यानी कि कॉस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर कॉस्ट कम लगेगा तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये भी सही है, लेकिन ये दोनों इंडिविजुअली सही हैं, करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करती हैं। अब रिकर्सिव मॉडल कैन बी सुटेबली एस्टिमेटेड बाय ओएलएस मेथड, तो ये इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन है। इकोनोमेट्रिक्स पे मैं प्लान कर रही हूँ कि जल्दी ही वीडियो लेके आऊँ ताकि आप लोगों को इकोनोमेट्रिक क्वेश्चन भी मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। अब रिकर्सिव मॉडल में हम ओएलएस अप्लाई कर सकते हैं, ये सही है, और रिकर्सिव मॉडल सेटिस्फाई करता है आइडेंटिफिकेशन कंडीशन को, तो ये भी सही है। और आइडेंटिफिकेशन को सेटिस्फाई करता है, इसी के लिए हम सेपरेटली इस पे ओएलएस लगा सकते हैं। बहुत सारे मॉडल होते हैं, उन मॉडल में कौन से मेथड यूज़ होते हैं, कौन से मेथड नहीं यूज़ होते हैं, क्या उनका रोल है, कैसा किस तरह से आइडेंटिफाई किया गया है, तो ये सारी चीज़ें हम इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लासिकल मैक्रो मॉडल इज़ डिकम्पोजेबल इनटू अ रियल एंड मॉनेटरी सेक्टर। तो क्लासिकल मैक्रो मॉडल की अगर हम बात करें तो ये रियल एंड मॉनेटरी सेक्टर में बटा हुआ है, तो येस ये करेक्ट है। मॉनेटरी अफेक्ट बोथ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या मनी दोनों को इफ़ेक्ट करता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को? तो येस, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को दोनों को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट इसका यहाँ पे हिंदी में है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें शॉर्ट रन हमें कॉस्ट के, मैं इसके लिए नया एक पेज ले लेती हूँ, तब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए वाइट स्क्रीन ले लेते हैं। तो वाइट स्क्रीन पे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें सी की वैल्यू दी है q -10 q स्क्वायर प्लस 17 q प्लस 66, हमें ये दिया हुआ है, और हमें प्राइस दिया हुआ था p 5 दिया हुआ था। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इज इक्वल टू TR माइनस TC। तो हमें प्राइस, सिर्फ प्राइस दिया हुआ है, हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू। अब हम क्या करेंगे, हमें टोटल यहाँ पे कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पाई इज इक्वल टू 5Q माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 17Q प्लस 66। अब हम इसको माइनस करेंगे, तो अभी तो माइनस होगा नहीं, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डी पाई अपॉन डी क्यू, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ये होता है ना कि पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, फिर उसको 0 के इक्वल रखें, तो ये हो जाएगा 5 माइनस क्यू 3Q स्क्वायर माइनस 20Q प्लस 17 0। अब हम क्या करेंगे, ये 3Q स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 20Q और ये 17 और प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा? ये हमने माइनस किया था, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये तो पॉजिटिव थी, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये तो माइनस में ही रहेगा, ये माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे माइनस बन जाएगा। तो 17 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 12। तो यहाँ पे आ जाएगा -12 इज 0। अब हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं सारे को। तो पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे हमारा ये प्लस था, तो हम सबका ये साइन चेंज कर देते हैं। तो 3Q माइनस 20Q प्लस 12। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें Q की वैल्यू निकालनी है। तो Q की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम ऐसे नंबर को लेंगे जो ये 12 और ये 3, तो 12 और 3 कितना होगा? 36। तो 36 हो गया। तो ऐसा कोई नंबर लेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 36 होगा, लेकिन उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 20 आना चाहिए, बीच वाला नंबर। तो इस तरह से हम ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 3Q हम लिखते हैं, अगर हम 18 प्लस 2 करें तो 18 इसका मल्टीप्लिकेशन 36 होगा, और इसको प्लस कर दिया तो 20 आ गया। तो ये हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3Q स्क्वायर माइनस 18Q माइनस 2Q
प्लस 12। अब हम यहाँ से 3 माइनस करेंगे तो हमें 3 क्यू हम यहाँ से बाहर लेंगे तो ये क्यू और 3 की टेबल में ये कितने टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में। इसके बाद हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम -2 बाहर ले सकते हैं तो Q और -6 यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या मिला, दो तरह के इक्वेशन मिले। ये इक्वेशन मिला है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3Q इज इक्वल टू, अगर 0 के इक्वल करना है तो ये माइनस ये था ना हमारा, तो ये इधर चला जाएगा तो हमारा Q क्या बन गया, 2/3। तो Q बना 2/3। अब दूसरा है, हम देख लेते हैं Q -6 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो Q इज इक्वल टू 6। तो आपको क्या लगता है, Q इज इक्वल टू 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और Q इज इक्वल टू -2। देखते हैं हम ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, उसको एक बार पॉज कर लीजिएगा। तो ऑप्शन में हमारा 2/3 लिखा है, जो कि अभी हमने फाइंड किया, तो 2/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, अगर 6 दिया होता तो 6 भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होता। देखिए 6 भी दिया हुआ है तो 6 भी हमारा, ये 2/3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हम जब डबल डेरिवेशन करेंगे तो 2/3 में लेस देन 0 आएगा। चलिए इसको करके देख लेते हैं। मैं पहले तो इस स्क्रीन को हटा देती हूँ। Q की वैल्यू हमारी क्या है, Q की वैल्यू एक 6 आई और एक Q की वैल्यू क्या है, 2/3। अगर मान लीजिए हम Q की वैल्यू को जो हम डबल डेरिवेशन करते हैं, मैक्सिमाइजेशन की क्या कंडीशन होती है कि पहला जो डेरिवेशन है हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और जो दूसरा डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अगर हमने दूसरा डेरिवेशन करने के बाद तो दूसरा डेरिवेशन हम -6Q + 20 का करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमने जो डेरिवेशन किया था पहले स्टार्टिंग में, ये हमारा आया था dq, आप एक बार बैक हो जाइएगा, dq/d हमारा ये फर्स्ट डेरिवेशन आया था 5 - 3Q² और +20Q - 17। अगर हम इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -6Q + 20। ठीक है, हमारा ये लेस देन 0 आना चाहिए। तो अगर हम -6 × 6 करते हैं और +20 करते हैं तो ये आ जाएगा 36 और +20, तो वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस में ही वैल्यू आएगी, यानी कि -16 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये तो हमारा कंडीशन फॉलो करता है। लेकिन अगर हम यही सेकंड डेरिवेटिव में 2/3 पुट कर देंगे, 2/3 पुट कर देते हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्या आता है। लेस देन 0 होना चाहिए इधर की वैल्यू, तो ये 3 से 2 टाइम्स में जाएगा तो -4 और +20 सॉरी, तो क्या ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, +16 आ रहा है। तो ये तो बड़ा है ना, ये तो गलत हो जाएगा, तो इसीलिए हम 2/3 नहीं लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 6 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि हमने कैसे किया था। एक बार पीछे जाइएगा, पॉज करिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। गिवन द मार्केट मॉडल डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन इज, तो अगर कभी भी आपको ऐसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, डिमांड दिया गया, सप्लाई दिया गया, ये कॉबवेब मॉडल है, ये ध्यान रखिएगा, ये कॉबवेब मॉडल है। डिमांड में कोई लैग नहीं होता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर का टाइम नहीं लेता है। सप्लाई में लैग होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर का सप्लाई का लेते हैं। अगर कभी भी ये ए बड़ा होगा और ये ए छोटा होगा तो हमेशा इसका जो स्टेबल कंडीशन क्या होगा, स्टेबल कंडीशन हमने देखा था ना कि जब हमारा डिमांड नीचे जाएगा और सप्लाई ऊपर रहेगा, यही कंडीशन स्टेबल कंडीशन होती है। तो स्टेबल कंडीशन में जब हम ये सप्लाई के लिए ना, ए हमारा सप्लाई के लिए 0 हो और ये डिमांड है, तो डिमांड अगर हमारा ज़्यादा होता है सप्लाई से, तब हम कहेंगे कि ये हमारा कंडीशन स्टेबल है। तो अगर 1/a जाए तो ये कम होना चाहिए, क्योंकि अगर a इज़ ग्रेटर दैन a दिया होता तो हमारा ये सही होता, लेकिन किसी में भी a ग्रेटर दैन a नहीं दिया है, यानी कि डिमांड ज़्यादा होना चाहिए स्टेबल कंडीशन के लिए और सप्लाई कम होनी चाहिए। तो यानी कि a इज़ ग्रेटर दैन a होना चाहिए, लेकिन ये हमें कहीं भी नहीं दिया है, हमें इसका इन्वर्स दे दिया है। तो इन्वर्स में अब ये उल्टा हो जाएगा, जो a ग्रेटर दैन a था, अब इन्वर्स में ये स्मॉल होगा, तब जाके हम बोलेंगे कि ये सही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे मैच कर रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखाता है।
बहुत ज़्यादा ये हो गया, मैं इसको मिटा दे रही हूँ पूरा। इसमें 6 था और इसमें ये ठीक था। इसमें कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, मान लीजिए बीटा दे दिए, यहाँ पे बीटा दे दिया, यहाँ पे अल्फा दे दिया, यहाँ पे गामा दे दिया, कुछ भी दे सकता है। तो याद रखिएगा, जिसमें सप्लाई के में जो भी बड़ा होगा ना, वो हमेशा मतलब डिमांड का ए हमेशा बड़ा होगा सप्लाई के ए से, क्योंकि डिमांड में कोई लैग नहीं होता है, सप्लाई में होता है। इसलिए कुछ भी हो, मान लीजिए यहाँ पे बीटा था, यहाँ पे अल्फा था, तो बीटा हमेशा अल्फा से बड़ा होगा। अगर इसका उल्टा देखने को मिले तो ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोडक्शन फंक्शन इन इनपुट आउटपुट एनालिसिस propounded by W. Leontief has implied the value of elasticity of substitution between this। तो लियोनटिफ के हिसाब से इनपुट आउटपुट एनालिसिस में हमेशा 0 होगा सब्सटीट्यूशन। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट इसका हिंदी में दिया है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, बाकी मैंने इसको एक्सप्लेन कर ही दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, हमें डिमांड फंक्शन दिया है और इलास्टिसिटी निकालनी है, ठीक है, हमें डिमांड दिया है और इलास्टिसिटी निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। आई होप, अब देखिए, अब इलास्टिसिटी है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है, और हमें ऑलरेडी क्यू की वैल्यू दी है, तो हम पी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। इसके लिए मैं एक वो ले लेती हूँ, पेज ले लेती हूँ, स्लाइड। हम 70 वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। हमें P की वैल्यू क्या दी हुई है, 16 माइनस क्यू माइनस 0.5 क्यू स्क्वायर, और Q की वैल्यू दी हुई है 4, और हमें इलास्टिसिटी निकालना है। इलास्टिसिटी क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी तो दिया नहीं है, हमें प्राइस दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू के टर्म में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस क्यू माइनस इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे प्राइस को, तो ये आ जाएगा 16 का तो 0 हो जाएगा, -1 माइनस क्यू, ये आएगा हमारा डिफ्रेंशिएशन। लेकिन हमें Q बाई पी चाहिए, ये हमारा P बाई क्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे। तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन -1 माइनस क्यू। इलास्टिसिटी में ऑलरेडी ये निगेटिव में होता है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। अब P की वैल्यू अभी हम निकाल लेते हैं, चलिए P निकाल लेते हैं। तो P हम ऐसे निकालेंगे, 16 माइनस क्यू की वैल्यू 4 रखेंगे, माइनस 0.5 4 का होल स्क्वायर। 16 माइनस 4 माइनस 4 जा 16, और 16 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80। तो यानी कि ये 8 आ गया। तो 8 and 4 12, और 16 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो P की वैल्यू भी क्या आ गई, 4, और Q की वैल्यू भी यहाँ पे 4 थी। अब चलिए इसको पुट कर देते हैं, तो 4 अपॉन 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये Q में भी 4 को पुट कर देते हैं। तो 1 अपॉन 1 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 4, 4 से कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन 5 आ गया, और 1 अपॉन 5 मतलब 0.2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0.2 इलास्टिसिटी हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कैसे किया। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ था। तो इलास्टिसिटी 0.2 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब कॉब वेब मॉडल में का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो कॉब वेब मॉडल कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन है, लीनियर होमोजेनिटी है। वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन कॉब वेब मॉडल का करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर सैंपल साइज। अगर सैंपल साइज हमारा 30 है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे, तो हम टेस्ट करेंगे नॉर्मल टेस्ट, क्योंकि हमारा ग्रेटर है 30 से ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें नॉर्मल टेस्ट करना चाहिए। डर्बिन वाटसन टेस्ट किसके लिए होता है, वैल्यू अगर 0 के है तो फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन क्या होगा, तो डर्बिन वाटसन टेस्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन क्लोज टू 1 होगा, +1 के। नेक्स्ट है हमारा, इसको अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया।
अब लास्ट में देख लेते हैं क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिक्वेंस ऑफ OLS एस्टिमेटर इफ हेटेरोस्कैडेसिटी प्रेजेंट। अगर हेटेरोस्कैडेसिटी प्रेजेंट होगी तो दो चीज़ें आप देख लीजिएगा OLS एस्टिमेटर के साथ क्या होगा। अगर ऑटो कोरिलेशन हो या यहाँ पे हेटेरोस्कैडेसिटी हो और यहाँ पे मल्टीकोलिनियरिटी हो तो क्या होगा, ये अनबायस्ड ही रहेगा, अनबायस्ड रहेगा OLS, उसके साथ साथ कंसिस्टेंट भी रहेगा लेकिन इनएफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे ही सेम हेटेरोस्कैडेसिटी के साथ भी होगा लेकिन मल्टीकोलिनियरिटी में अनबायस्ड भी रहेगा, कंसिस्टेंट भी रहेगा और इफिशिएंट भी रहेगा। ये मल्टीकोलिनियरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन OLS हेटेरोस्कैडेसिटी में इनसफिशिएंट हो जाता है। अब कॉइक अप्रोच ये लैग वेरिएबल को बताता है, डर्बिन वाटसन टेस्ट ऑटो कोरिलेशन को बताता है, एफ टेस्ट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ओवरऑल और ग्लेंजर टेस्ट कैजुअलिटी को दिखाता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ठीक से नहीं आया है तो आप पीछे वाला ही देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब